Again, good evening to all of you, my dear guys. Very, very good evening. I am Clipper Solomon. Dear friend, as per the episode, whatever I am continuing before you, in this regard, we have to study Indian economy. Concerning Indian economy, we have to study about the industrialization. In the industrialization, in the industry of India, we know, if we are talking about the background and historical background of our country, that after constituting the planning commissions of India, finally our government, when the first 5-year plan was launched in our country in 1951 to 1956, which was completely focused on agriculture, because there was main interpretation of our government and the demanding of the people that our country must be rely on completely concerning to agriculture, and how to make the buffer and the stock of the grains in our country. There was main imitations, and by which our government did different types of activities, different efforts to gain the surroundings of what the government was challenging in that period. And we know very well the first 5-year plan was very, very in good remarks. And when second 5-year plan was launched in our country, it was completely pressured, we can say focused on industrialization. That's why we can say, if you are talking about the industrialization policy or industry policy in our country, actually industry policy in our country was completely commenced since 1948. क्योंकि भारत में सबसे पहला जो हमारा उद्योग नीति आया था, इंडस्ट्री पॉलिसी जो आई थी, इट केम इन 1948 एंड सेकेंडली आफ्टर 8 years in 1956. तो देयर इज द प्रॉब्लम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. व्हेन एवर आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है, तो 1947 में आज़ादी होने के बाद हमारे देश के सामने बहुत प्रकार की चुनौतियाँ थी, चैलेंजेस थी. एंड दो चैलेंजेस हाउ वी कैन फेस and what is the resolutions of that particular challenges. Actually our government was suffering. In that suffering of the cases and those causes, government took different steps to make the stability of our country's economy. और उसी रिगार्ड में क्या हुआ कि हमारे देश में जितने भी प्रकार के कंपनियां थे पहले से, तो उस समय के जो कंपनियां थी उनको आप कह सकते हैं स्टेट जो ऑन्ड इंटरप्राइजेस थे, जिसको हम दूसरे शब्द में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी बोलते हैं. तो एक्चुअली पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज होते हैं, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होते हैं, ये पहले हमारा स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज थे. लेकिन उनकी एक जो आप कह सकते हैं उनकी जो स्प्रेडनेस होता है, उनकी एक रिकग्निशन होता है, आइडेंटिटी होता है, ये सारी चीज़ों को एक पहचान बनाने के लिए, उनका एक कह सकते हैं स्वतंत्रता देने के लिए, तथा गवर्नमेंट की अपना एक शेयर होने के लिए. क्योंकि भारत में भी जितने भी प्रकार के आप बात करते हैं, यदि हमारे यहाँ कंपनियाँ हैं, तो सारे के सारे जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारी कंपनियाँ में 51 या मोर देन 51% ऑफ द शेयर्स विच इज़ कम्प्लीटली बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वह हमारा पूर्ण रूप से या तो 51% या 51% से ज़्यादा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी भारत सरकार की होती है. तो इस रिकॉग्निशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब हम 1951 की बात करते हैं, तो 1951 में, यानी आफ्टर मेकिंग द रिपब्लिक ऑफ आवर कंट्री, यानी जब हमारा देश कंप्लीटली रिपब्लिक हो गया था, तो उस समय के बाद अब यदि देखते हैं तो भारत में उस समय मात्र 5 इंटरप्राइजेज पब्लिक सेक्टर इन इंडिया था. दिस इज द हिस्ट्री एंड दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कंपनीज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन आवर कंट्री. तो 1951 में भारत के पास मात्र आप कह सकते हैं कि 1951 में मात्र हमारे पास जो था पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थे भारत में, उसमें मात्र 5 थे. इज इट ओके? बट एज पर द रिकग्निशन, एज पर द ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये मार्च 2019 तक इसमें एक बहुत बड़ा बूस्टअप होता है, इन्हांसमेंट होती है. और जो 5 मात्र हमारे पास इंटरप्राइजेस थे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंतर्गत इंडिया में जो आते थे, वह बढ़ करके मार्च 2019 में 348 हो जाता है, 348 हो जाता है. इज इट ओके? और ये 348 का जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में होती है वह 16,40,628 करोड़ रुपया होता है, जो 31 मार्च 2019 तक का हमारा फाइनल डेटा आता है एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट.
तो मात्र हम कह सकते हैं कि 1951 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक जो हमारा टोटल 348 जो हमारे पास टोटल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हमारे देश में हो गए, उनकी टोटल जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे देश में था वो हमारा 16,40,628 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट उनका टोटल हो जाता है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं उनका जो टोटल पेडअप कैपिटल जो था 31 मार्च 2019 को वह हो गया था, आप कह सकते हैं 2,75,697। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास सीपीएसीज हैं, ये सारे को सीपीएसीज को हम कह सकते हैं कि उनके रिवेन्यू के रूप में उन्होंने भारत में जो गेन किया, यानी कह सकते हैं जो रिवेन्यू के रूप में उन्होंने जो, आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं जो उन्होंने प्रॉफिट लिया, वह था 25,43,370 जो फाइनेंशियल ईयर 2018 या 2018-19 के अंतर्गत उन्होंने इतने सारे चीज़ों को, मतलब इतना उन्होंने रिवेन्यू के रूप में उन्होंने प्रॉफिट को गेन किया। तो दिस वाज द बैकग्राउंड whenever we are talking about the companies, because after recognitions of the PEDAP or different types of business marks, business remark in our country, our government has recognized and government has also given some priority to those institutions and public sector units that you are free to do each and everything after getting the parameters. You have to fulfill the parameters which has been given by the government on the basis of measurement. तो भारत सरकार ने उनके सामने कुछ मेजरमेंट को लाया, कुछ पैरामीटर्स को लाया कि यदि आप इस पैरामीटर को पूरा करते हैं और आपको यदि एक ग्लोबल मार्केट में जानी है, नॉट ओनली इंडिजिनस एंड डोमेस्टिक मार्केट बट ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द ग्लोबल यानी फॉरेन कंट्रीज, एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्शन बाय विच ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी यू विल बी डिमांडेड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेन कंट्री। और इस आधार पे सरकार ने बहुत सारे जो हमारे पास कंपनियां हो गए थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंतर्गत, जो स्टेट ऑन्ड हमारे पहले इंटरप्राइजेस थे, वे सारे को सरकार ने क्या किया कि एक नया उसका रूप देने की कोशिश किया, एक न्यू स्ट्रक्चर कर सकते हैं, फॉर्म देने का कोशिश किया। और उस फॉर्म के अंदर उसको 3 भागों में बांट दिया, जिसमें आप महारत्ना के बारे में पढ़ेंगे, नवरत्ना के बारे में पढ़ेंगे और मिनी रत्ना के बारे में पढ़ेंगे। यानी देयर आर 3 क्राइटेरिया, देयर आर 3 कैटेगरीज टू मेक द रिकंसिडरेशन एंड मेक द रिकॉग्निशंस ऑफ द कंपनीज दैट ऑल ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स which are considered as महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना। और इस आधार पे सरकार ने क्या किया कि जितने भी प्रकार की कंपनियां थे उसको 3 भागों में या 3 कैटेगराइज में आप कह सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बात होती है कि हम शुरू करते हैं महारत्ना से। ये महारत्ना जो कंपनियां हैं, जो महारत्ना जो स्कीम लॉन्च किया गया, एक्चुअली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जिसको हम सीपीएसीज बोलते हैं। तो सबसे पहले जो महारत्ना की जो स्कीम था, महारत्ना के जो विचार था, ये महारत्ना के विचार सबसे पहले सीपीएसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया भारत में, और यह इट वाज कम्प्लीटली इफेक्टेड फ्रॉम 19 मई 2010। और यह सीपीएसी के द्वारा यह भारत में इंट्रोड्यूस हो जाती है और कह सकते हैं कि 19 मई 2010 को पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। Why? What was the reason to make the introduction in our country's companies and public sector units? And what was the recognitions of the effecting? My dear guys, first try to understand. There was a reason. The reason was that in order to empower mega public sector units and to expand their operation not only in India but also abroad. तो इसके पीछे मात्र सरकार की जो एक ही रीजन थी, सरकार की जो मंशा था, वह था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उसको मेगा स्तर पर, यानी एक बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर हम उसको एम्पावर्ड करेंगे। और एम्पावर्ड करने के बाद उसमें एक जो उनकी जो ऑपरेशन होती है, उनकी जो फंक्शन होता है, उनकी ऑपरेशन और फंक्शंस को ग्लोबल हम कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, उसको हम स्प्रेड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, फैलाएंगे, जिससे कि ना केवल हमारे इंडिजिनस यानी डोमेस्टिक मार्केट बन के रह जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बन के रह जाए, बल्कि वह हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अपना पहचान बना ले। आप जानते हैं कि ये सारे करने से क्या फ़ायदा होंगे? अनेक फ़ायदे हैं। वो सब सारे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब टॉपिक में आएंगे तो उसमें बात करेंगे। अभी हम मुख्य रूप से महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना पर चर्चा करूँगा। अब क्वेश्चन होता है हमारे पास कि महारत्ना जो कंपनियाँ हैं, which types of parameters which has been introduced by government to identify, तो हमारे देश में आखिर महारत्ना कंपनियां कौन हो सकते हैं?
उनको महारत्ना कंपनी की जो दर्जा होगी उसको महारत्ना कंपनी का दर्जा देने के लिए सरकार को क्या करना होगा या सरकार ने उनके लिए क्या पैरामीटर को दिया, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला हमें जानना होगा कि यदि कोई भी कंपनी को हमें महारत्ना का दर्जा देना है तो उसके पास हैविंग नवरत्ना स्टेटस, तो सबसे पहले उसको नवरत्न का स्टेटस पहले से ही प्राप्त रहना चाहिए, तभी वो महारत्ना का दर्जा प्राप्त कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात होता है कि भारत के जो हमारा सेबी या हम कह सकते जो हमारे पास स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट विच इज कंप्लीटली रेगुलेटेड या इम्प्लीमेंटेड या कंट्रोल ऑल बाय सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले भारत के जो हमारा कह सकते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट में उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए या लिस्टेड होना चाहिए, और उसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो सेबी का रेगुलेशंस हैं वे सारी चीज़ों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। दीज आर द चैलेंज। उसके बाद आप कह सकते हैं उसका जो एवरेज टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल से उसको होना चाहिए, लगातार पिछले 3 साल से उसकी इनकम होनी चाहिए, तभी उसको महारत्ना का दर्जा दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो उनका एवरेज नेट जो प्रॉफिट होगा वह 5,000 करोड़ रुपया का होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर। 3 साल लगा, मतलब पिछले 3 साल में उनको जो नेट प्रॉफिट होगा, एवरेज नेट प्रॉफिट, वह 5,000 करोड़ रुपया का होना चाहिए। उसके बाद आप पांचवा देख सकते हैं कि जो उनका एवरेज नेट वर्थ होगा वह 15,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग 3 लास्ट ईयर, यानी पिछले 3 साल में उनको 15,000 प्लस करोड़ रुपया का उनको एवरेज नेट वर्थ होना चाहिए। और दिस इज द मेन पॉइंट टू आइडेंटिफाई अबाउट द नवरत्ना एंड महारत्ना, दैट when we were talking like I'm talking about the महारत्ना, तो इन महारत्ना कंट्रीज वी कैन से, और ये सारे के सारे इसके पीछे रीजंस होते हैं टू मेक द सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंट and international operations. There is a main focus, there is a main objectives by which our government has make the recognition for all of the public sector units to go through, and you have to fulfill the parameters and you must be considered to be the Maharatna companies in our country. तो ये सारे जो रिकॉग्निशन, ये सारे जो हमारे पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स को उनको क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा। अब हमारे भारत में बात होती है कि सर महारत्ना कंपनियां कितने हैं, तो अभी हमारे यहाँ महारत्ना जो कंपनियां हैं वो टोटल 10 है, जिसमें हमारा भारत हैवी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा। फिर आप कह सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC हो जाएगा, ONGC, फिर कह सकते हैं आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और लास्ट हमारा सेल होता है सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये सारे 10 जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, ये सारे को महारत्ना का दर्जा प्राप्त हो चुका है। महारत्न दर्जा प्राप्त आखिर होने से प्रॉफिट क्या होगा, which types of profits can be gained after getting the महारत्ना स्टेटस। अब एक क्वेश्चन आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, कि महारत्ना के जब हमें दर्जा प्राप्त हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस का, तो उससे क्या प्रॉफिट होगा। समस्या है थोड़ी, लाइन हमारे यहाँ भी लाइन की बहुत दिक्कत है, जिसके कारण मैं अंधेरे में ही आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो बात होता है कि महारत्ना दर्जा यदि कोई भी इंस्टीट्यूशंस को प्राप्त हो जाता है, तो महारत्ना का दर्जा प्राप्त होने से उनको फायदा क्या क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, ऑल ऑफ द कंपनीज या दोज कंपनीज गॉट महारत्ना स्टेटस, यानी वैसे कंपनियां जो महारत्ना का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उनको सेल्फ ऑपरेशन पावर जो होती है उसमें उनका बूस्टअप हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही साथ का जो उनका फाइनेंशियल जो डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी आफ्टर गेटिंग द महारत्ना स्टेटस, दोज कंपनीज व्हिच आर कंसिडर्ड हैविंग द इंडिपेंडेंट ponderance to identify about the financial stability and financial investment, and there is the main reason to identify that self operation power it has been enhanced and increased। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उनको सेल्फ ऑपरेशन का जो उनकी क्वालिटी होती है, जो पावर होती है, स्टेबिलिटी करने की जो क्षमता होता है,
उसमें बहुत बड़ा एक इंक्रीमेंट होता है। और दूसरा होता है कि जो फाइनेंशियल डिसीजन जो लेना है, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारे जो एक्टिविटीज होते हैं, सारे को लेने के लिए अपने आप को स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं स्वतंत्रता उनको प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होता है वह होता है कि जितने भी महारत्ना प्राप्त जो कंपनियां होते हैं उनको फाइनेंशियल कह सकते हैं, फाइनेंशियल जो जॉइंट वेंचर होता है और जो होली ऑन जो सब्सिडीज होते हैं, ये दोनों में वो इक्विटी के जरिए या थ्रू इक्विटी वो इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इक्विटी के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको फाइनेंशियल जॉइंट वेंचर हो या होली ऑन जो हमारा सब्सिडीज होते हैं, ये दोनों में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इनके लिए वो स्वतंत्र हो जाते हैं। थर्ड जो महत्वपूर्ण काम है वह है कि जितने भी खास तौर पे जो हमारे पास महारत्न कंपनियां हैं, वो अपने नेटवर्थ जो उनकी होती है उस नेटवर्थ के कह सकते हैं 15% यानी 15% या 5,000 करोड़, 15% या 5,000 करोड़ की जो उनकी पूर्ण आप कह सकते हैं जो उनकी एक लिमिटेशंस दिया होता है, जो सीमा दिया होता है, उसके साथ चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो, चाहे वो आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन कंपनीज हो, वे दोनों जगह चाहे वो मर्जिंग के काम कर सकते हैं या एक्विजिशन का कर सकते हैं, या तो उसके साथ वो मिल सकते हैं या तो आप कह सकते हैं अधिग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह के अधिकार उनको महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद उन्हें ये मिल जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं कि उनको जो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट होगा कि जो महारत्न कंपनियां होते हैं उनके जो बोर्ड के जो टोटल एम्प्लॉयज होते हैं या पर्सनल होते हैं, जो आप कह सकते हैं कर्मचारी होते हैं, और जो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट तथा जो ट्रेनिंग से जो संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्कीम्स होता है, प्लान्स होता है, किस संरचना कैसे बनानी है, उसके स्ट्रक्चर कैसे तैयार करनी है, फॉर्म क्या करनी है, उनमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कैसे लोगों को लानी है, ये सारे के सारे चीज़ें उनके हाथों में कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से बेस्टो कर दिया जाता है। यार यू आर स्वतंत्र, यू आर फ्री टू गो थ्रू व्हाट डू वांट, विच पर्सन यू वांट टू एम्प्लॉय, यू आर फ्री, यू कैन गो थ्रू दैट। तो इस तरह के पार्ट होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बात याद होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, वे सारे में भी हमने जस्ट चर्चा किया था कि उसमें 51% और मोर देन 51% जो हमारी शेयर होता है, वह शेयर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, भारत सरकार का होता है। ये हम आपको पहले भी बताया है, इसलिए इस पॉइंट को आप बहुत अच्छा से इस चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे नवरत्ना का। महारत्ना क्लियर हो गई। अब नवरत्ना है। नवरत्ना क्या है भैया? तो सबसे पहले याद रखिए कि नवरत्ना कंपनियां उसी को दिया जा सकता है, उसका भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उस पैरामीटर को जब ये पूरा कर लेगा, वो मेजरमेंट को जब वो पूरा कर लेगा, तब इसको नवरत्ना का दर्जा दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा कि इसको जो है मिनी रत्ना का दर्जा होना चाहिए, एंड शुड हैव द शेड्यूल ए विथ मिनी रत्ना स्टेटस इन कैटेगरी 1, यानी मिनी रत्ना की कैटेगरी 1 में, और कह सकते हैं शेड्यूल ए में इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, या पहले से ही इसको इसमें इन्वॉल्व होना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके अलावे आप कह सकते हैं कि 5 में से 3 साल के लिए लगातार या तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, या कह सकते हैं यानी वेरी गुड होनी चाहिए, या एक्सेलेंट का दर्जा होना चाहिए। यानी दोनों प्रकार में से किसी भी प्रकार के जो कमिटमेंट होता है, जो रिमार्क्स होता है, आइदर एक्सेलेंट और वेरी गुड, इस तरह को उसको रिमार्क 3 में से माने 5 में से 3 साल उसे कम से कम प्राप्त होना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसी इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नवरत्ना का दर्जा दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट होगा वह होगा कि नवरत्ना जो कंपनियां होंगे शुड हैव अ कंपोजिट सेक्टर और 60 आउट ऑफ 100, यानी 100 मार्क्स में से उन्हें 60 मार्क्स उन्हें हासिल करना होगा, कंपोजिट मार्क्स उनको लेना होगा। और साथ ही साथ कहते हैं इसका एक आधार है, कह सकते हैं आधार जो होगा बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लास्ट 3 years ऑन 6 क्राइटेरिया, यानी पिछले 3 साल में, या कह सकते हैं बीते 3 साल में इनको अपने परफॉर्मेंस को उस आधार के बेस पे उसको दिखाना होगा कि भैया मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी टर्नओवर है, हमारी बहुत अच्छी प्रॉफिट है।
और इसको लेकर के नवरत्ना के लिए हमारे पास 6 क्राइटेरियाज दिए गए कि 6 क्राइटेरिया यदि आपने पूरा किया तो यू आर एबल टू गेट द स्टेटस ऑफ नवरत्ना। तब भी भाई आप सफल होंगे कि आपको नवरत्ना का दर्जा दिया जाएगा, अदरवाइज नॉट। इज इट ओके? तो अब बात होती है कि सर वो 6 जो क्राइटेरियाज हैं, 6 क्राइटेरियाज क्या हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो जो 6 हमारे क्राइटेरियाज होंगे, वो 6 हमारा क्राइटेरिया नंबर 1 जो होगा कि जो आपका नेट प्रॉफिट है कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, वह आपको प्रोडक्शन सर्विसेज होनी चाहिए, या आप दूसरे शब्द में इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप इसको प्रॉफिट के बारे में देख लीजिए। तो नेट प्रॉफिट जो होगा आपको टू नेट वर्थ होगा, यानी जो आपका नेट वर्थ है बराबर आपका नेट प्रॉफिट होनी चाहिए। इज इट ओके? यानी नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, ये आपको पास होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो आपके पास मैन पावर है, मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। तो आपको मैन पावर जो होनी चाहिए प्रोडक्शन सर्विसेज के, एक आपको कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए। इज इट ओके? कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मैन पावर भी होनी चाहिए। चलिए, लाइन आ गया है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू लाइन आने के लिए, क्योंकि लाइन बीच में कट गई थी जिसके कारण मैं कंटिन्यू ही था। थर्ड पॉइंट जो होता है वह होता है आपको ग्रॉस जो मार्जिन होता है। तो ग्रॉस मार्जिन मस्ट शुड हैव बीन एज द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका जो ग्रॉस जो मार्जिन होगा, वो ग्रॉस मार्जिन जो होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आप कर सकते हैं, या कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह होनी चाहिए। चौथी पॉइंट जो होती है वो होता है जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वह आपका टर्न ओवर की तरह होनी चाहिए। आपका टर्न ओवर क्या हो रहा है। पांचवा पॉइंट जो होगा वो आपका अर्निंग पर शेयर देखा जाएगा, पर शेयर पे आपकी कितनी इनकम हो रही है। और उसके बाद होता है जो हमारा इंटर जो सेक्टरल जो कंपेरिजन्स होते हैं। तो इंटर सेक्टरल हमारा कंपेरिजन्स होता है, उसका भी एक आधार है, वो कह सकते हैं बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। आपका नेट जो प्रॉफिट हुआ है, नेट आपका वर्थ पर कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा आधार को देख करके हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटर जो सेक्टरल कंपेरिजन्स किए जाते हैं, इसको इससे हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे कह सकते हैं कि चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। ये सारे चुनौतियां चैलेंजेस को पास करने के बाद वी हैव टू गेट दिस टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस। अब बात होता है कैसे सर? तो फर्स्ट वी हैव टू नो शुड हैव 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ इट्स बोर्ड। इसके एडिशनली भी आप जान सकते हैं कि जो भी हमारा नवरत्ना होंगे, ये सारे नवरत्ना कंपनियां जो होंगे, इनको लेकर के सबसे पहले हमें याद रखिएगा कि इनके लिए एक इंडिपेंडेंट हमारा डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होगा, तभी इनको इस तरह की चीज़ मिलेंगे। और जो नवरत्ना स्टेटस जो प्राप्त होते हैं, इसके पीछे रीजन्स होता है कि जितने भी हमारे पास पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, वे सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम एम्पावर करेंगे। और एम्पावर करने से फ़ायदा क्या होगी कि जितने भी नवरत्ना जो स्टेटस प्राप्त होंगे, एम्पावर्ड होंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कुछ स्वतंत्रता दी जाती है यदि वो स्टेटस को पूरा कर लिए। तो वो क्या है इन्वेस्टमेंट का कि वो अप टू 1000 यानी 1000 करोड़ रुपया, या उनका टोटल जो आप कह सकते हैं उनका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ का 15% वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा सिंगल प्रोजेक्ट होगा, डबल प्रोजेक्ट होगा, और वो भी होगा विदाउट सीकिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी सरकार के बिना किसी मंजूरी का वह या तो 1000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या टोटल उनका जो नेटवर्थ है उस नेटवर्थ का 15% वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये नवरत्ना कंपनी का, नवरत्ना का जो स्टेटस होता है, वो जैसे ही नवरत्ना स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो इस सारे चीज़ों में जो होते हैं वह सक्षम हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। उसके बाद आप कह सकते हैं, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि भी भारत में जो हमारा नवरत्ना है, नवरत्ना की संख्या हमारा 14 है, 14th है। अब हम बात करेंगे मिनी रत्ना का। तो अभी भारत में वर्तमान में देर आर 74, अभी भारत में 74 हमारा मिनी रत्नास हैं। मिनी रत्ना के भी स्टेटस लेने के लिए कुछ इनके भी पास क्राइटेरियाज हैं। वह क्राइटेरिया है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या इंटरप्राइजेज जो लगातार 3 साल तक या 3 साल में मुनाफा इनकम गेन किया हो, उनको मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि वैसे कंपनियां जिनके पास एक पॉजिटिव कह सकते हैं नेटवर्थ
प्राप्त हुआ हो, वैसे जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, वैसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होंगे, उसको हम कह सकते हैं कि मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाएगा, स्टेटस दिया जाएगा। और उस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो भी मिनी रत्नास कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, यानी 2 इसका कैटेगरीज हो जाएंगे। तो कैटेगरीज 1 में हम पढ़ेंगे वैसे चीज़ों को या वैसे कंपनियां को जो पिछले 3 साल में प्रॉफिट कमाया, और उनका जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ रुपया इन 1 ऑफ द 3 ईयर्स, यानी 3 साल में 30 करोड़ रुपया का उनका यदि इनकम हुआ, लगातार 3 साल में इनकम हुआ, तो वो कन्फर्म मिनी रत्ना लायक हैं, एलिजिबल हैं। दूसरा इसका हमारा पॉइंट हो सकता है कि इनको गवर्नमेंट की अप्रूवल जो होती है, आप कह सकते विदाउट, बिना सरकार की किसी अप्रूवल के स्वतंत्र होते हैं, अनुमति इनको मिल जाती है कि यार आप 500 करोड़ रुपया तक, या आपका जो नेटवर्थ है अपना नेटवर्थ के बराबर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये हमारा कैटेगरीज 1 में हुए। कैटेगरीज 2 में आप देखिएगा तो कैटेगरीज 2 जो इसका होगा वो वैसे कंपनियों को लेता है जो 3 साल तक लगातार इनका पॉजिटिव कह सकते हैं प्रॉफिट प्राप्त हुआ, एंड गवर्नमेंट अलाउड टू अप टू 300 करोड़, या कह सकते हैं इसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ का 50% ये इन्वेस्टमेंट करने को स्वतंत्र है, या इन्वेस्टमेंट कर सकता है यदि इस तरह के उसको अलाउंसेस कह सकते हैं, इस तरह के परमिट यदि उसको प्राप्त हो जाता है, तो दोज इंस्टीट्यूशन, दोज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर कंसिडर्ड टू बी मिनी रत्नास। Overall, whenever we are deciding and identifying about different types of questions, so overall there are only 10 Maharatnas in our country. Only 14 are No-Ratnas in our country, whereas only 74 are Mini Ratnas or companies. And what are the parameters, challenges, which types of pass out of the marks which can be gained by the different types of public sector units? Actually, I have discussed it all. So my dear guys, being aspirant of civil service examinations and different types of examination, I'm recalling you all, please go through the details analysis of that particular questions and never go through one-liner, because whenever you are going through the one-liner answer and questions in that criteria, you can gain and you can go through the pass out of the PT examination. But whenever we are going through the mains examination, there will be a challenge and there will be a barriers by which we are unable to find out how to cross this boundary. So dear guys, always go through the deep concept of that particular topic. This will be very beneficial and helpful for all of you. With this regard, I would like to conclude my discussion today, and you must wait for the next video. As you have also realized after watching this video, you can also identify with that, realize with that electricity is not here. In spite of it, I am preparing your video by which you can get and your knowledge must be enhanced. This is my trial, and I am getting effort to you by which you can boost your knowledge during COVID-19 pandemic series, and these areas are also completely affected. So with this, I would like to conclude. That's all. Jai Hind.